हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, केम छो। आई होप लॉकडाउन के आप मजे ले रहे होगे। एंड ऐसे ही हंसते खेलते एग्जांपल्स देखते देखते हमने 2 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट कर दिया। यस, दिस इज कुणाल मंधानिया एंड वी वर डीलिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने शुरू किया था फर्स्ट चैप्टर ऑफ बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें उसके हल्के से छोटे से रिवीजन कर ले और उसके बाद आगे बढ़े, तो सर यूं तो हमने लाख हंसी देखी है, तुमसा नहीं देखा। वैसे ही यूं तो हमने लाख एग्रीमेंट देखे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं देखा। सर, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या अलग है जो बाकी एग्रीमेंट्स में नहीं है? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट में सर हम जो प्रॉमिस करते हैं वो सिर्फ प्रॉमिस नहीं है, इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। सर मतलब क्या? मतलब आपने जो प्रॉमिस किया कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपने वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी सामने वाला आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। तो योर प्रॉमिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉमिस, इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। आगे बढ़ते हुए हमने ये भी देखा कि एग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, वन व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वन व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। हाउएवर सर, ऐसे भी तो कुछ एग्रीमेंट है जो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, जैसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट। सर ये तीनों एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल क्यों नहीं है? ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? याद करो मैंने क्या बताया था? बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। याद रखना, जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट रेस करना पड़ेगा कि बाकी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इससे हमने और एक लॉ प्रूव किया सर, दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऐसे भी कुछ एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दोस आर डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट एंड रिलीजियस एग्रीमेंट। से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं, फिर से हम मूव किए और हमने देखा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सर हमने देखा कि बेसिकली देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, एंड नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम बात करें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 ई कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कॉन्ट्रैक्ट बना है एक्सप्रेस करके, या तो ओरल या रिटन। वेरएस अगर हम बात करें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन बन गया, इस इम्प्लाइड। वहां एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है सर, इट इज इम्प्लाइड कि वहां कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सर वहां कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना? वहां पार्टी के कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट बना, पार्टी ने ऐसा कुछ किया कि उससे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जैसे पार्टी ने एप्पल खा लिया तो पैसा पे करना पड़ेगा, पार्टी ने एटीएम से पैसा विड्रॉ किया तो उसके कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टी ने अगर बस में जाके बैठ गया तो उसे पैसा पे करना पड़ेगा। दिस आर द कॉन्ट्रैक्ट्स जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जो पार्टी के कंडक्ट से होते हैं। उसमें हमने सर ये भी देखा कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वो जो पार्टी के कंडक्ट से होता है, जो हमने एग्जांपल से भी देखे। नंबर 2 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो है विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ। सर मालूम कैसे पड़ेगा कि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टैसिट है या क्वाजी है? आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे चुका हूं, आगे जाके हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें 5 एग्जांपल्स है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के, सेक्शन 68 टू सेक्शन 72। इन पांचों एग्जांपल्स को छोड़ के आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट लगता है कि वो एक्सप्रेस नहीं भी हुआ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दोस आर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखा हमने ई कॉन्ट्रैक्ट। एनी कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरनेट में थ्रू बनता है, वाया इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिकली बनता है, उसे हम बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। हमने एग्जांपल्स देखे थे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट से हम जब परचेस करते हैं, दैट्स एग्जांपल ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। मूविंग फॉरवर्ड हमने देखा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, उसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे हम ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के हिसाब से फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने पहले ही बात किया था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। हाउएवर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, याद करो एक सेक्शन बताया था मैंने आपको, सेक्शन 10। सेक्शन 10 के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं सर, कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं सर। अगर वो सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, और एल्स कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। सर नॉट वैलिड को क्या बोलते हैं? लॉ में नॉट वैलिड को बोलते हैं वॉइड। वॉइड इज अपोजिट ऑफ वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है मतलब लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है।
वॉइड में हमने दो एग्जांपल देखे थे सर, एक देखा था वॉइड एग्रीमेंट और एक देखा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या सर दोनों में फर्क है? क्लास क्या दोनों में फर्क है? यस सर। वॉइड एग्रीमेंट्स आर वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही वॉइड है, इट इज वॉइड राइट फ्रॉम द इंसेप्शन। यानी जब एग्रीमेंट बना था तो शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, शुरुआत से ही लॉ में एनफोर्सेबल नहीं था। सर ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट से शुरुआत से एनफोर्सेबल नहीं है? आपने बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरी लिस्ट दी हुई है कि इनमें से कोई भी एग्रीमेंट किया तो भाई लॉ का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। भाई लॉ के पास रोते हुए मत आना, कोर्ट इसे एनफोर्स नहीं कराएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट विद माइनर, हमने बोला था एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। हमने शुरुआत से बोल दिया भैया कि माइनर के साथ में एग्रीमेंट नहीं करना, और उसने फुलफिल नहीं किया तो कोर्ट में आके रोने का नहीं। ठीक है, हाउएवर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर दोस कॉन्ट्रैक्ट जो जब बने थे तब वैलिड थे, इट वाज एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट बाद में ऐसा कुछ हुआ कि वो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, मतलब ठीक है इट बिकम्स वॉइड। यानी पहले वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया। बाद में मतलब कब हुआ? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद और परफॉर्म होने के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि अब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको घोड़े वाला एग्जांपल दिया था। घोड़े वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था? घोड़ा खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, बट परफॉर्म होने के पहले घोड़ा भाग गया। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल है? नहीं सर। तो नंबर वन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब वॉइड अब इनिशियो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। एक्सप्रेसली मतलब पहले से बोल दिया भैया ये सब वॉइड है। नंबर थ्री हमने देखा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में देखा पहले वैलिड बाद में वॉइड, यानी पहले एनफोर्सेबल था बाद में ही सीज टू बी एनफोर्सेबल। नेक्स्ट हमने कल एक बहुत स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट देखा था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं फिर से आप लोग को बता दूं, वॉइडेबल हमारे घर की खेती नहीं है कि जब चाह लगा दिया। लॉ में बहुत कम जगह पे स्पेसिफिकली दिया होगा कि कहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और कहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। एक्सक्यूज मी। सर जहां भी लॉ में वॉइडेबल लिखा हुआ उसका मतलब क्या है? जहां भी लॉ में वॉइडेबल लिखा होगा इसका मतलब ये है कि पार्टी को ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आपके साथ गलत हुआ, आप एग्रीव पार्टी हो, याद है वर्ड क्या यूज किया था? आप एग्रीव पार्टी हो, आपके साथ में गलत हुआ है। आप डिसाइड करो कि भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करना है। अगर आपने डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखना है, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। अगर आपने डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करना है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इट विल बी एग्जांपल ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कल हमने सैफ वाला एग्जांपल देखा, सैफ करने वाला एग्जांपल देखा था। क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर ने उसके बच्चे को किडनैप किया और उनको बोला पूरी प्रॉपर्टी बेच दो 1 लाख रुपए में। ठीक है, उन्होंने वैसे तो प्रॉपर्टी 1 लाख में बेच दी, बट उनके साथ यहाँ पे क्या हुआ? जोर जबरदस्ती हुई। एक वर्ड यूज किया था मैंने, कोर्शन हुआ। और लॉ में स्पेसिफिकली लिखा है कि जहां पे कोर्शन अप्लाई होता है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। सर यहाँ पे एग्रीड पार्टी कौन है? जिनके साथ गलत हुआ। गलत किसके साथ हुआ? सैफ करीना के साथ। तो ये ऑप्शन किसके पास है? ये ऑप्शन सैफ और करीना के पास है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने वैलिडिटी के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, वॉइड एग्रीमेंट देख लिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देख लिया। एक है इलीगल एग्रीमेंट्स, हम थोड़ा सा आगे देखेंगे बिकॉज ये बहुत स्पेशल केस है जो आपको समझाना है। नाउ विल बी सीइंग अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन का स्कोप है। हम बोलते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है मतलब एनफोर्सेबल है लॉ में। नंबर टू, जो वॉइड है वो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। जो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है उसे हम ऑलरेडी वॉइड बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एनफोर्सेबल नहीं है मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना वहां पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में उसका मीनिंग था नॉट एनफोर्सेबल। यहाँ ये टर्म खुद है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलना क्या चाह रहे हो? बस इतना समझो कि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ये अलग से टर्म है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर वॉइड नहीं है तो फिर क्या है? देखिए आराम से समझते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेस समझिएगा। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है जो वैलिड तो है, फिर से अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है जो वैलिड तो है बट एनफोर्सेबल नहीं है। आप बोलेंगे सर ये वैलिड है पर एनफोर्सेबल नहीं है, ऐसा क्यों? ये एनफोर्सेबल इसलिए नहीं है बिकॉज इसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। क्या वर्ड यूज किया मैंने? टेक्निकल डिफेक्ट।
तो टेक्निकल मतलब क्या स्क्रू कुछ ढीला हो गया है? नहीं, यहाँ पे टेक्निकल मतलब लीगल टेक्निकल डिफेक्ट है, मतलब लॉ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी ऐसी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के बाद भी परफॉर्म होना पॉसिबल नहीं है। सर, वैलिड होने के बाद भी परफॉर्म होना पॉसिबल क्यों नहीं है? अगेन आई सेड कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। सर समझ नहीं रहा, कोई एग्जांपल दो। ओके, तो मैंने आपको पेमेंट करने के लिए एक चेक दिया, उस चेक में मैंने डेट डालना भूल गया। आपने क्या किया, वो चेक लेके सीधा अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मुझे बताओ, ऐसा अनडेटेड चेक जिसमें डेट नहीं डाला है या सिग्नेचर नहीं है या अमाउंट क्लियरली मेंशन नहीं है, कुछ कटपिट किया हुआ है, क्या बैंक वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे? आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पे डेट नहीं डाली हुई है, मतलब वो चेक वैलिड होने के बाद भी क्या वो चेक पास हो रहा है? नहीं, यानी वो वैलिड तो है बट उसमें क्योंकि कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, इसलिए वो परफॉर्म होना पॉसिबल नहीं है। तो वापस से, जब भी ये टर्म देखो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अपने दिल से पूछना, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल क्यों नहीं है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। द मोमेंट हम इस टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव करेंगे क्लास, इट विल अगेन बिकम एनफोर्सेबल। सी, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। फिर से बोलो, ये वॉइड वाला एग्जांपल नहीं है, ये वैलिड तो है बट एनफोर्सेबल नहीं है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल क्यों नहीं है सर? बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट। फिर से यहाँ पे टेक्निकल मतलब लीगल डिफेक्ट। एग्जाम्पल, अनडेटेड चेक, मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था। नंबर 2, अंडर स्टैंपिंग। अब अंडर स्टैंपिंग क्या होता है? कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं क्लास जहां स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हो, ठीक है, ऐसे केस में आपको एक सेल डीड बनानी पड़ती है, और सेल डीड बनाने के लिए रूल है कि प्रॉपर्टी के वैल्यू का 5.5% आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है। पॉइंट इज, वो सेल डीड जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन सेलर एंड बायर एज पर टोपा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि वो सेल डीड वैलिड तभी होगी जब उसमें प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे हुई है, विच इज 5.5%, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मुझे बताओ, अगर जितने की स्टैंप वैल्यू पे करनी है तो आपने पे नहीं किया, वो सेल डीड तो वैलिड है, पर वो सेल डीड के बिहाफ में आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते बिकॉज वो एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि आपने प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे नहीं किया। जहां पे जितनी स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, अगर आपने स्टैंप ड्यूटी पे नहीं किया तो वो रुक जाएगा, वो अटक जाएगा, वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। नो अटेस्टेशन मतलब क्या? एक काम करो, अभी अभी आपने सीए का एग्जाम फॉर्म भरा होगा, उसमें हमने देखा था एक बाजू में जगह थी कि आपको अटेस्टेशन लेना पड़ता है कोई तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का। एक काम करो, आप क्या करो, एग्जाम फॉर्म भेज दो और अटेस्टेशन मत लो। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एग्जैक्टली आपने पेमेंट कर दिया, आपने फॉर्म भेज दिया, बट क्या आपका रजिस्ट्रेशन हुआ? नहीं, अटक गया। क्यों अटक गया? क्योंकि सर अटेस्टेशन नहीं लिया। तो हर वो डॉक्यूमेंट जहां अटेस्टेशन की जरूरत है, आपको अटेस्टेशन लेना पड़ेगा। सो क्वेश्चन इज, सर ठीक है, ये समझ गया, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। क्वेश्चन इज, सर अगर हमने वो टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव कर दिया, अगर हमने वो चेक पे डेट डाल दिया, अगर हमने स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्ली बाद में पे कर दिया, अगर हमने बाद में अटेस्टेशन करा दिया, अब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव किया तो कॉन्ट्रैक्ट विल अगेन बिकम एनफोर्सेबल, इट विल बी एनफोर्सेबल। ये सारे चार्ट्स आप पॉज करके आपने लिखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज पहला एग्जांपल हमने देखा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, वैलिड का अपोजिट वॉइड एग्रीमेंट भी देख लिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, अनएनफोर्सेबल देख लिया। मैंने पहली बात किया था कि मैं इलीगल आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाउ सी, पॉइंट समझो, बेस समझो। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो या इंप्लाइड हो, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। जो कॉन्ट्रैक्ट बना वहां दोनों ही पार्टी ने कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया था, कंसिडरेशन था, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मींस बोथ द पार्टीज आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, एंड दोनों ही पार्टी को कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। हमने पहली बात किया था, यहां जो पार्टी का प्रॉमिस है सर, वो सिर्फ प्रॉमिस नहीं है, इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। अगर आपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया, सामने वाला कोर्ट में केस कर देगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टी को कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। पॉइंट इज, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इंप्लाइड हो। नंबर 2, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी होना चाहिए, तभी परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन है। तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे?
बस ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बना है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस भी ऐसे कुछ वर्ड्स है जो कॉन्ट्रैक्ट से हम एसोसिएट करते हैं। देखते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस यू कैन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आप चार्ट में देखोगे। नंबर वन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वापस से on the basis of performance there are two types of contract. Number one executed contract, number two executory contract. So executory contract में चार्ट में देखा था, वो भी दो टाइप के होते हैं। नंबर वन यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। फिर से ये सब समझने वाले टर्म्स है, इसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जगह जगह पे यूज होंगे, तो आपको समझना पड़ेगा ये क्या है। ये चारों कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया है, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब भी पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगेन क्वेश्चन पूछना अपने आप से। कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो है, बट क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है? क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है? इफ द आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है, मींस कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी परफॉर्म होना बाकी है, इट इज एग्जीक्यूटेड। देखो मैंने एग्जैक्टली चार्ट में वो लिखा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया? आपको दो आंसर मिलेंगे, या तो यस या तो नो। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है, दिस इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकंड, मतलब क्या? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब दोनों ही पार्टी ने अपने अपने प्रोमिसेस फुलफिल कर दिए। जैसे मेरे कमर्शियल एग्रीमेंट में जो शाहरुख के साथ में मैंने किया था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब होगा? अगर मैंने पैसा दे दिया और शाहरुख ने अपना घर दे दिया, मतलब दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिस फुलफिल कर दिए, हम बोलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। वेयरएज अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, वी से इट इज अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो है जो बन चुके हैं, वैलिड है, बट अभी तक परफॉर्म नहीं हुए। द मोमेंट भी से एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना, सर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना बाकी है तो किसने एग्जीक्यूट नहीं किया? अगर एक पार्टी ने एग्जीक्यूट नहीं किया और एक कर चुका है, उसे बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं क्लास? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों ही पार्टीज ने एग्जीक्यूट नहीं किया, उसे बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। वापस से, एग्जीक्यूटरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्वेश्चन है सर एग्जीक्यूट किसने नहीं किया, परफॉर्म किसने नहीं किया? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टी से परफॉर्म ना करे अभी तक। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है बट एक पार्टी का परफॉर्म करना बाकी है। जहां एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, इट इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जहां दोनों पार्टी से परफॉर्म नहीं किया, इट इज कॉल्ड एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चार्ट के थ्रू देखो, एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्यों, किसने परफॉर्म नहीं किया? एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों पार्टी से परफॉर्म नहीं किया तो बायलैटरल। ये यूनी और बाय, ये वर्ड परफॉर्म नहीं करने के एंगल से, परफॉर्म करने के एंगल से नहीं है। तो ये चार्ट भी आपको ड्रॉ करना है। एक छोटे से चार्ट के थ्रू मैंने आपको चार कॉन्ट्रैक्ट सिखा दिए, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल, बायलैटरल। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बनना अलग बात है क्लास, और परफॉर्म होना अलग बात है। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बने, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट बने। नंबर टू, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करने के लिए पहला क्वेश्चन ये है, अगर अभी तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, इट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी एग्जीक्यूट होना बाकी है। अब सर एग्जीक्यूट किसने नहीं किया, परफॉर्म किसने नहीं किया? अगर एक पार्टी ने नहीं किया तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों पार्टी ने नहीं किया तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी आपको चार्ट ड्रॉ करना है। So sir, we were dealing with types of contract. On the basis of formation हमने तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देख लिया। फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुए वो वैलिड है कि नहीं, हमने उसके कुछ टाइप्स देख लिए। फिर हमने ये भी देखा सर, ये कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है वो परफॉर्म होने के बेसिस में उसे क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल, बायलैटरल। एक जो हमने मिस किया था, छोड़ दिया था, इफ यू रिमेंबर, वाज द इलीगल एग्रीमेंट। ध्यान देना, अभी तक मैंने हर एक के साथ वर्ड यूज किया कॉन्ट्रैक्ट, यहां मैंने एग्रीमेंट क्यों यूज किया? बिकॉज इलीगल एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। सर इलीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? कि हम पहली बात कर चुके थे, दिस आर वॉइड एब इनिशियो। सो वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही वॉइड है।
मतलब वो जो लिस्ट है आपको याद है, मैंने बताया था आपको कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट है कि इनमें से कोई भी किया तो लॉ का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। उसी लिस्ट में एक है इलीगल एग्रीमेंट। तो ठीक है सर, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, समझ गया। ठीक है, यहाँ आपने कुछ प्रॉमिस भी किया होगा तो कोर्ट का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, ये भी हमको समझ गया। ठीक है, माय सिंपल क्वेश्चन इज कि हम अलग से क्यों डील कर रहे हैं व्हेन इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, हमको समझ गया इलीगल एग्रीमेंट्स में कोर्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उल्टा पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट आपको हेल्प करने वाला नहीं है, तो अलग से क्यों दिया है ये हमको चेक करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल एग्रीमेंट? एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगेन, मैंने किसी को पैसे दिए, जिसे हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं सुपारी खिलाई, सुपारी दी किसी को मारने के लिए। पॉइंट समझो, मैंने उससे पूछा क्या तू 10 लाख रुपए लेके उसको मारेगा? मैंने ऑफर दिया, उसने बोला हाँ ठीक है, उसको टपका दूंगा, मार दूंगा। उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इज ऐसे केस में अगर मैंने एडवांस दिया, उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे मारेगा, बट उसने नहीं मारा, तो क्या मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ कि जज साहब इसने मुझसे पैसे लिए थे और उसने मारा नहीं? और क्या जज साहब डिसीजन देंगे क्यों तुमने पैसे लिए थे, क्यों नहीं मारा, जाओ मार के आओ? पॉइंट इज ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कोर्ट में केस करूंगा, जज साहब बाकी की बात तो बाद में करेंगे, पहले मुझे मिलेंगे तू इधर आ। ठीक है, किसी को मारने की धमकी कैसे दे रहा है, किसी को मारने के लिए सुपारी कैसे दे रहा है, वो तो लॉ में अलाउ ही नहीं है। सो पॉइंट इज इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, ये कोर्ट कभी एनफोर्स नहीं कराएगा। वाइस वर्सा, अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट करता हुआ पकड़ा गया तो कोर्ट उसे पनिश भी करेगा। पॉइंट क्या है, इलीगल एग्रीमेंट क्लास याद रखना इज अ एग्जांपल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, इट इज आल्सो वॉइड एब इनिशियो। बट इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट्स में, यानी बाकी वॉइड एग्रीमेंट्स में सबसे बड़ा फर्क ही ये है कि इलीगल एग्रीमेंट्स आर फॉरबिडन बाय लॉ। सर क्या वर्ड यूज किया? फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिड किया मतलब यहां लॉ ने स्पेसिफिकली मना किया है कि आप ये नहीं कर सकते। सी बाकी वर्ड एग्रीमेंट्स में लॉ ने मना नहीं किया, आप माइनर के साथ में एग्रीमेंट करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ गलत हुआ तो कोर्ट में नहीं आना। बट इलीगल एग्रीमेंट्स में लॉ ने साथ साथ मना भी किया हुआ है, फॉरबिड भी किया है कि आप ये मत करना। सो इलीगल एग्रीमेंट्स आर दोस एग्रीमेंट्स व्हिच आर फॉरबिडन बाय लॉ। दिस आर ऑफ कोर्स वॉइड एब इनिशियो, दिस आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कोर्ट उसे एनफोर्स नहीं कराएगा। खास बात अगेन, डिफरेंस बिटवीन अदर वॉइड एग्रीमेंट्स एंड इलीगल एग्रीमेंट इज दिस आर आल्सो पनिशेबल। मतलब क्या? मतलब अगर आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, इमेजिन करते हैं एग्जांपल, गर्मी का समय है, एक माइनर गया गोले वाले की दुकान में और बोला भैया गोला देना। ठीक है, तो क्या भैया गोला है, गोला दोगे क्या? उसने ऑफर दिया, गोले वाले ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। अब गोले वाले ने गोला बना के जैसे ही माइनर को दिया, बायो से पुलिस वाले आए और गोले वाले को पकड़ के लेके चले गए। क्लास क्या ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है? नहीं। क्यों? हम क्या बोल रहे हैं, माइनर के साथ में एग्रीमेंट वॉइड है, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है, आप करो, प्रॉब्लम नहीं है, बट कोर्ट में नहीं आने का। बट इलीगल एग्रीमेंट्स वो है जो पनिशेबल भी है, यहां करना ही मना है। आपने किया तो वो एनफोर्सेबल तो वैसे भी नहीं है, बट साथ ही साथ क्या है, पनिशेबल भी है। याद रखना, two basic difference between void agreement and illegal agreement. Of course, all illegal agreements are void. They are not enforceable by law. But फर्क क्या है? Illegal agreement forbidden by law भी है, whereas बाकी void agreements forbid नहीं है, बस law का support नहीं है, enforceable नहीं है। दूसरा important point ये है कि illegal agreements में कुछ agreements punishable भी है, whereas बाकी void agreements punishable नहीं है। Now again a very important law. देखो, all illegal agreements are void. बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। बेस्ट एग्जांपल माइनर। ठीक है, माइनर वाला एग्रीमेंट वॉइड है, बट क्या वो इलीगल है? नहीं। जबकि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट आप करोगे, आप स्मगलिंग करोगे, चोरी चकारी वाला एग्रीमेंट करोगे, किसी को मारने का एग्रीमेंट करोगे, सारे इलीगल है, सारे वॉइड है, कोर्ट का सपोर्ट नहीं है। तो लॉ याद रखना, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, that collateral agreement, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लास्ट कंसेप्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो अच्छे से समझिएगा। collateral agreement of illegal agreement is also illegal and therefore void ab initio। सब बोलना क्या चाह रहे हो? अगेन एक मुहावरा मैंने सुना था,
एक डायलॉग मैंने सुना था कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। यानी भाई हम तो घुस गए, हम तो डूब गए, बट हमारे साथ हम आपको भी ले डूबे हैं। मतलब क्या? मतलब एक बेसिक समझ लो, फिर आपको एग्जांपल देता हूँ। इलीगल एग्रीमेंट भाई खुद में तो वर्ड एब इशू है, बट ऐसा कोई भी इलीगल एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो इस इलीगल एग्रीमेंट को सपोर्ट कर रहा है, सर क्या वर्ड यूज किया? सपोर्ट कर रहा है। एनी एग्रीमेंट विच सपोर्ट्स दिस इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो इलीगल। मतलब नॉर्मल टर्म में भले ही आपको ये एग्रीमेंट दिख रहा होगा कि लीगल है, वैलिड है, लॉ में एनफोर्सेबल है, बट कहीं से भी हमें लिंक मिला कि दिस एग्रीमेंट इज कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट। मतलब ये एग्रीमेंट इस इलीगल एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहा है। तो याद रखना, इवन दिस एग्रीमेंट जो नॉर्मली लीगल दिखता है विल आल्सो बी इलीगल। तो समझ नहीं रहा, एग्जांपल दो। चलो आपको एक शानदार सा एग्जांपल देता हूं समझने के लिए इस सेंटेंस को। पॉइंट क्या है, एग्जांपल चेक करते हैं। इस एग्जांपल में अपना गुंडा है, छोटा छतरी, छोटा छतरी ने सुपारी दी टू किल पप्पू पेजर। और सुपारी किसको दी? क्राइम मास्टर गोगो। सर क्या बोल रहे हो, इसकी पहले की कहानी क्या है? इसकी पहले की कहानी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, छोटा छतरी एक दिन एक बार में गया, हाइट में छोटा है बट महामुजुर। उसका वहां पप्पू पेजर से झगड़ा हुआ और पप्पू पेजर ने उसको जम के 1 2 3 4 किया। ठीक है, जम के हड्डियां तोड़ी। अब बेचारा हाइट में तो छोटा है, वहां कुछ कर नहीं पाया, तो उसका दिमाग सटक गया। वो गया क्राइम मास्टर गो के पास और उसने उसे सुपारी दी, कितने, किसकी? पप्पू पेजर की, किसको मारो, और बदले में कितने रुपए की बात की? 1 करोड़ की। क्राइम मास्टर गो ने एक्सेप्ट कर लिया, पूरा प्लान बन गया। प्लान बहुत सिंपल था, ठीक है, कि पता है कि पप्पू पेजर हर दिन रात को, सॉरी हर रात को 9 10 बजे के आसपास एक डायमंड बार में जाके बैठता है। तो प्लान रेडी हो गया कि 10 से 12 बजे तक वो उस बार में बैठता है, 12 बजे वो बार से निकलता है, बस वहीं पे पप्पू पेजर को पकड़ना है। ठीक है, क्राइम के लिए बहुत जरूरी है एक व्हाइट मारुति कार, उसके बिना तो हमारे बॉलीवुड में आज तक कोई क्राइम हुए नहीं। तो प्लान बहुत सिंपल था, वो बाहर से निकलेगा, कार का गेट खुलेगा, बाहर से क्राइम मास्टर को निकलेगा, चाकू लेके 1 2 3, मामला खत्म, कार का दरवाजा बंद और कार भाग जाएगी। तो एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन छोटा छतरी एंड क्राइम मास्टर गोगो टू किल पप्पू पेजर। इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए क्राइम मास्टर गोगो को चाहिए था व्हाइट मारुति वैन, उसके बिना तो कोई किलिंग बॉलीवुड में पॉसिबल नहीं है। तो वो गया अलग से किसके पास? कान्हा हटेला के पास। कान्हा हटेला यहाँ पे कौन है? कार डीलर है। और उसने उसे ऑफर दिया, क्या तुम तुम्हारी वैन मुझे रेंट पे दोगे? ठीक है, ही एक्सेप्टेड द ऑफर। रेंट का अमाउंट था 5,000 रुपए पर डे। इस पूरे कहानी में समझने वाली बात क्या है क्लास? इफ यू कैन सी, यहाँ दो एग्रीमेंट बने। एक बना किल करने वाला एग्रीमेंट, एक बना वैन हायर करने वाला एग्रीमेंट। इस कहानी में आप देखो तो हम मान सकते हैं कि यहाँ मेन एग्रीमेंट कौन सा था? किल करने वाला एग्रीमेंट। यू कैन सी किल करने वाली बात है, मतलब क्या लॉ अलाउ करती है किसी को किल करना? नो, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, therefore it is a illegal agreement and all illegal agreements are void ab initio. सो सर ये पहला एग्रीमेंट जो है किसी को किल करने का, वो तो इंडियन पिनल कोड ने मना किया हुआ है। अच्छा सर, इंडियन पिनल कोड क्या है? ठीक है, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसे बोलते हैं आईपीसी। illegal agreements are those agreements which are forbidden by law. Which law? IPC. IPC मतलब इंडियन पिनल कोड। आपने बचपन से सुना होगा हर मूवी पे, आईपीसी की धारा 370 के तहत, आईपीसी की धारा 420 के तहत, आईपीसी की सी की धारा। तो आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सर ये मेन एग्रीमेंट इलीगल है, पॉइंट समझो। ठीक है, किसी को मारना इलीगल एग्रीमेंट है, छोड़ दो बाजू में। मुझे बताओ ये वैन हायर करना इलीगल है कि लीगल है? इंडिया में रेंट पे वैन लेना लीगल है कि इलीगल है? ऑफ कोर्स सर, वैन लेने में रेंट पे क्या प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स इट इज लीगल, पक्का। सो ये जो कोलैटरल एग्रीमेंट है, कोलैटरल मतलब जो सपोर्ट कर रहा है इलीगल को, मैंने आपको क्या बोला?
कि इलीगल खुद तो इलीगल है, बट उसको सपोर्ट करने वाले सारे एग्रीमेंट्स क्या हो जाते हैं, इलीगल। तो देखने में वैन हायर करने वाला नॉर्मली तो लीगल एग्रीमेंट है, बट सिंस दिस सपोर्ट्स अ इलीगल एग्रीमेंट, तो ये भी इलीगल हो जाएगा और ये भी वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। रूल क्या है सर, फिर से इलीगल एग्रीमेंट खुद तो इलीगल है, खुद तो वॉइड एब इनिशियो है, बट हर वो एग्रीमेंट जिसको इलीगल एग्रीमेंट सपोर्ट करता है वो भी क्या है, क्लास इलीगल है। भले ही नॉर्मली वो लीगल होगा, बट वो भी एनफोर्सेबल नहीं है। सर बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि अगर वैन हायर करने के बाद क्राइम मास्टर गुगुर ने 5,000 रुपए नहीं दिए, किसको, काना हटेला को, तो काना हटेला उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज सच एग्रीमेंट इज कोलैटरल टू एक इलीगल एग्रीमेंट, देयरफॉर इट आल्सो बिकम्स इलीगल, इट इज आल्सो अनएनफोर्सेबल। आपको एक एग्जांपल देता हूं समझने के लिए। नाउ अगेन, मैंने अगर किसी को मारने की सुपारी दी, सेम एग्जांपल, अगर मैंने किसी को मारने की सुपारी दी और वो पैसा जो मुझे उनको देना था मैंने बैंक से लोन लिया, यानी कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेने वाला जो एग्रीमेंट है, इज दिस सपोर्टिंग अ इलीगल एग्रीमेंट? द आंसर इज यस, एंड देयरफॉर याद रखना, हमारा ये मारने वाला एग्रीमेंट तो इलीगल है, वॉइड है, पर कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेने वाला एग्रीमेंट जो है वो भी कोलैटरल है, इट इज आल्सो सपोर्टिंग अ इलीगल एग्रीमेंट, तो वो भी वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। सर वो भी वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, मतलब अगर मैंने बैंक वालों को पैसे वापस नहीं दिए, क्या वो कोर्ट में केस नहीं कर सकते? आंसर इज यस, वो कोर्ट में केस नहीं कर सकते। एंड दैट इज द रीजन आप देखोगे कि बैंक वाले दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराते हैं, पहले से डिस्क्लेमर लेते हैं, पहले पूछते हैं, पर्सन का हिस्ट्री चेक करते हैं, उन्हें पता है कि अगर गलती से भी ये कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोलैटरल हो जाए जो इलीगल है तो उनका पैसा डूब जाएगा। इज इट क्लियर? तो आज हमने देखे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने खत्म कर दिया। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करता हूँ ऊपर ऊपर से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड अगेन, मैं अब जल्दी से एक रिवीजन करता हूँ, थोड़ी सांस ले लो, एक बार हमको पूरा रिवाइज करना है शुरू से लेके एंड तक। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। On the basis of formation, there are three types of contract: express, implied, e-contract. एकदम शॉर्ट में देखते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस करके कॉन्ट्रैक्ट बना, या तो ओरल या तो रिटर्न। परफेक्ट सर। नंबर टू, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो पार्टी के कंडक्ट से बना, एक्सप्रेस नहीं हुआ। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, टैसिट और कॉजी। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वो है जो पार्टी के कंडक्ट से हुआ, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट वो है विच इज इम्पोज बाय लॉ, विच इज इम्पोज बाय लॉ। ई कॉन्ट्रैक्ट वो है जो इलेक्ट्रॉनिकली हुआ वाया इंटरनेट। नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या वो वैलिड है या नहीं? अगर उसमें सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। अब सर वॉइड के साथ में एग्रीमेंट वर्ड यूज हुआ और कॉन्ट्रैक्ट की वर्ड यूज हुआ, दोनों में फर्क है? यस, वॉइड एग्रीमेंट का वॉइड डेफिनेशन शुरुआत से ही वॉइड है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जब बनाया जाता वैलिड थे, बाद में वॉइड हो गया। नेक्स्ट, वॉइडेबल जब वर्ड यूज किया, एबल टू बी मेड वॉइड, यहाँ एग्री पार्टी को ऑप्शन दिया, तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुमने बोला वैलिड रखना है तो वैलिड रहेगा, तुमने बोला वॉइड करना है तो वॉइड कर देंगे। नेक्स्ट, इलीगल एग्रीमेंट हमने अभी भी बात की थी। इलीगल एग्रीमेंट वो है जो लिस्ट में है, इट इज वॉइडेबल इशू, बट ये स्पेसिफिकली इंडियन पिनल कोड आईपीसी ने मना किया कि इनमें से कोई एग्रीमेंट नहीं करने का, दिस आर फॉरबिडन बाय लॉ, ये भी वॉइडेबल इशू है। देयरफॉर वी से ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये वर्ड सिखाते मैं आपको। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट सर एनफोर्सेबल क्यों नहीं है? क्योंकि सर कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, जैसे हम उस टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव करेंगे इट विल अगेन बिकम एनफोर्सेबल। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अब सर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट: एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल, बायलैटरल। पूछना क्या है, क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है? अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ इट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, किसने परफॉर्म नहीं किया? अगर एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया इट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों ही पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया इट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो आज के हमारे लेक्चर में हमने बचे हुए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट कर लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा क्लास वो ये था
कि इलीगल एग्रीमेंट खुद तो वर्ड ऑफ इश्यू है, बट जितने भी एग्रीमेंट सपोर्ट करते हैं इस इलीगल एग्रीमेंट को, यानी कोलैटरल एग्रीमेंट टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर आल्सो इलीगल, दे आर आल्सो वर्ड ऑफ इश्यू। आई होप आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझोगे। जहां जहां आपको चार्ट ड्रॉ करना है या ये पॉइंट्स लिखना है, ठीक है, आप वो कंप्लीट कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ लेक्चर लेके आऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और वो फोर्थ लेक्चर के थ्रू हम कंप्लीट कर देंगे अपना फर्स्ट बेसिक चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड हेंसफोर्थ फिर हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमको नोट्स की जरूरत पड़ेंगे। और कैसे करना है, क्या करना है, हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी अभी आप ये चैप्टर लेक्चर सुनो अच्छे से, सारे चार्ट्स ड्रॉ करो, टेंशन मत लो, आराम से विल डील विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Is it okay? Thank you so much. Have a great day. Take care.